गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 15 वाक्य विचार। तो बच्चों, आप जानते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य जो होते हैं हमारे, वो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से ही हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध मेल से वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य को हम परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। अब शब्दों के सार्थक का मतलब क्या? सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो, लेकिन केवल सार्थक शब्दों के मेल को हम वाक्य नहीं कहते, उनका क्रमबद्ध होना भी आवश्यक है। क्रमबद्ध मतलब जो शब्द जिस क्रम में आना चाहिए, जैसे कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, तो उसी क्रम में सारे शब्दों को आना आवश्यक है। अगर क्रम उसका व्यवस्थित नहीं होगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो सार्थक शब्दों से ही हमारे जो वाक्य होता है उसकी रचना हम करते हैं। वाक्य में एक से अधिक पद होते हैं। पद जिनको शब्द भी कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। तो वाक्य में एक से अधिक पद होते हैं और इनका एक क्रम हम निश्चित क्रम में इनको रखते हैं। यदि वाक्य में अगर उनका क्रम व्यवस्थित नहीं होगा तो उसका अर्थ हमें सही तरीके से नहीं पता चल पाएगा। अगर हम कहें कि राधा को काट कर सेब खिलाओ, उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अगर हम कहें राधा को काट कर सेब खिलाओ, तो इस वाक्य में अर्थ हमारा क्या निकला कि राधा को काट कर, यानी राधा को काट दो, राधा को काट कर सेब खिलाओ। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि राधा को सेब काट कर खिलाओ, राधा को सेब काट कर खिलाओ। तो यही चीज इसमें आपको पता चल रही है। देखिए कि अगर इसका क्रम सही नहीं होगा, इस वाक्य में क्या है, इसका क्रम सही नहीं है, इसलिए ये एक गलत वाक्य है, इसको हम अशुद्ध वाक्य कहेंगे। और जिस वाक्य में क्रम इसका सही होता है, शब्दों का पदों का क्रम सही होता है, उसे हम एक वाक्य कहते हैं, सही वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य की अशुद्धि कहलाएगी, इसलिए ये सही वाक्य नहीं कहलाएगा। जब हम किसी भी वाक्य में शब्दों के सही क्रम में रखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। अगर उसका क्रम सही नहीं है तो उस वाक्य को हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए इसके अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अगर क्रम सही नहीं होता है तो वाक्य में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। चिड़िया ने 2 घोंसले बनाकर अंडे दिए पेड़ पर। अगर हम इस तरह से वाक्य को कहें तो इसका कोई भी अर्थ समझ हमें नहीं आ रहा। चिड़िया ने 2 घोंसला बनाकर, यानी अब इसमें क्या पता चल रहा है कि चिड़िया ने 2 घोंसले बनाए। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो हमें क्या कहना होगा, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाकर 2 अंडे दिए। हमें ये कहना था, लेकिन हम अगर उस तरह से कहते तो वो हमारे अर्थ को सही तरह से परिभाषित नहीं कर रहा था। तो वाक्य में उसका क्रमबद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाक्य के अंग, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। इन्हीं 2 पार्ट से हमारा वाक्य जो है वो बनता है।
उद्देश्य जो होता है हमारा सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। तो उद्देश्य जो हमारा होता है वही हमारा कर्ता भी होता है। किसी वाक्य में जो उद्देश्य हमारा होता है वही हमारा कर्ता भी होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हमारा जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य, और उसके उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है। तो वाक्य को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी इसके वाक्य के दो अंग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, यानी एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो अगर हम इस वाक्य में देखें तो इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो कौन होगा? यो राधा होगी हमारा उद्देश्य। राधा हमारा उद्देश्य है, यानी कर्ता कौन है यहाँ पे? राधा है। तो राधा हमारी क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। और सेब काट कर खिलाओ, यानी उद्देश्य जो होता है वो हमारा कर्ता होता है, और विधेय हमारा जो होता है उसका बाकी का जो पार्ट होता है बाकी का वो विधेय कहलाता है, और जिसमें कि क्रिया होना आवश्यक होता है। तो जहाँ पे क्रिया होती है वहाँ पे हमारा जो वाक्य होता है वो विधेय कहलाता है, और जहाँ पे हमारा कर्ता होता है वो उद्देश्य कहलाता है। तो वाक्य में जो कर्ता है वो उद्देश्य है, और बाकी का जो बात जो उसके बारे में की जा रही है, यहाँ पे कर्ता कौन है? राधा है। और राधा के बारे में कौन सी बात कही जा रही है? राधा को सेब काट कर खिलाओ। तो ये उसका क्या हो गया? विधेय हो गया। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य हमारा जो होता है वही कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य और विधेय जो वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, और इन अंगों का जो बात होती है उसका विस्तार उसको कहते हैं। उसके बारे में जो बात कही जा रही होती है, जो व्याख्या की जा रही होती है, उसे हम उसका विस्तार कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय इसके दो अंग होते हैं। इसमें तीन चीज़ें होती हैं: कर्ता, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, और क्रिया, क्रिया का विस्तार। ये तीन चीज़ें हमारे वाक्य में होती हैं। कर्ता का विस्तार हम विशेषण के द्वारा, और क्रिया का विस्तार क्रिया विशेषण के द्वारा, और कर्म का विस्तार हम विशेषण या संज्ञा के द्वारा करते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसमें कर्ता का विस्तार होता है, और कैसे क्रिया का, और कैसे कर्म का। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि इस उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे रात दिन मेहनत करके मजदूरों ने सेठ जी का मकान कम समय में बना दिया। तो किसी भी वाक्य में उसके दो पार्ट होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय, यानी उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय। और इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्ता का विस्तार कौन से शब्द कर रहे हैं, कर्म का विस्तार कौन से शब्द कर रहे हैं, और क्रिया का विस्तार कौन से शब्द कर रहे हैं। तो कभी कभी वाक्य में कर्म नहीं होता है, लेकिन कर्ता और क्रिया वहाँ पे जरूर होते हैं, और कभी कभी कर्ता भी नहीं होता, लेकिन क्रिया का होना किसी भी वाक्य में मस्ट है। कभी कभी एक शब्द से भी हमारा जो सेंटेंस होता है वो पूरा हो जाता है। जैसे जाओ, आओ, बैठो, ये सब क्या है? ये क्रिया शब्द हैं। ये भी एक पूरे सेंटेंस का वह काम करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कर्ता और कर्म नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म हर बार नहीं होता है। तो इस वाक्य से के द्वारा हम देखेंगे, सीखेंगे कि कर्ता का विस्तार कौन से शब्द करते हैं, और कर्म का विस्तार क्या होता है, क्रिया का विस्तार क्या होता है। तो आपको पता है जैसे कि जो हमारा कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य होता है। तो हमारा ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये उद्देश्य हो जाएगा, और बाकी का सारा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये विधेय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्ता कौन है? यहाँ पे मजदूर है। रात दिन मेहनत करके मजदूरों ने सेठ जी का मकान कम समय में बना दिया। तो यहाँ कर्ता हमारे हैं मजदूर। तो मजदूरों के पहले जो भी बात कही गई है, यानी कर्ता के पहले जो भी बात कही जाती है वो सब क्या कहलाती है? कर्ता का विस्तार कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? बना दिया। बना दिया यहाँ क्रिया हो रही है, और क्रिया के पहले कौन से शब्द आए हैं? कम समय में। ये शब्द क्या कर रहे हैं? इस क्रिया का विस्तार कर रहे हैं। ये क्रिया का विस्तार कहलाएंगे।
बता रहे हैं तो ये क्रिया का विस्तार कहलाएंगे। और जो क्रिया कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव किस चीज पे पड़ रहा है? कर्म, यानी मकान पे। तो मकान हमारा क्या हो गया? ये कर्म हो गया। और कर्म के बारे में कौन सा शब्द हमें बता रहे हैं? सेठ जी का। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? कर्म का विस्तार। तो बच्चों ये शब्द हमारे कर्ता का विस्तार हो गए। कर्ता के पहले आए हुए शब्द कर्ता का विस्तार, क्रिया के पहले आए हुए शब्द क्रिया का विस्तार, और कर्म के पहले आए हुए शब्द कर्म का विस्तार करते हैं। तो क्रिया, कर्म और कर्ता, इनका विस्तार किस शब्दों में कैसे हम जानेंगे, ये आपने यहाँ पे सीख लिया। अब हम बात करते हैं पदक्रम। तो किसी वाक्य की रचना में पदक्रम का क्या महत्व है? पदक्रम हमारे क्या होते हैं? पदक्रम यानी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पदक्रम का मतलब होता है कि इसका पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। तो हर और इसके बीच में जो हम कारक चिन्ह या कोई भी संयोजक चिन्ह, समुच्चय बोधक चिन्ह या जो भी शब्द यूज करते हैं वो सबको वाक्य को व्याख्या देने के लिए करते हैं। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इनका सबका एक विशेष स्थान होता है और ये अपने ही स्थान पर जब आते हैं तभी हमारा वाक्य एक शुद्ध वाक्य कहलाता है, वरना वाक्य हमारा क्या कहलाएगा? अशुद्ध वाक्य कहलाता है। अगर सही जगह पर कर्ता, कर्म और क्रिया को हम नहीं रखते हैं तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दूसरी चीज़ अब आपकी उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं? किसी भी वाक्य में जब एक से अधिक वाक्य होते हैं तो उसके बाद वाले जो वाक्य, जो एक प्रधान वाक्य होता है और उसके पीछे जो वाक्य होते हैं उन जो उस वाक्य को पूर्णता प्रदान कर रहे होते हैं उन्हें हम उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहते हैं। कभी कभी एक ही वाक्य में एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं और इस तरह से उपवाक्य बनाया जाता है। तो उपवाक्य का मतलब ये हुआ कि एक वाक्य में जब कई वाक्य एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य हमारे जो कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरा प्रधान उपवाक्य और तीसरे आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रधान, स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरे प्रधान और तीसरे कौन से हुए हमारे? आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य, ये स्वतंत्र उपवाक्य क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में 2 वाक्य एक साथ आए और किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा उन्हें हमने जोड़ दिया हो तो उन्हें हम स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। लेकिन वो आए तो साथ साथ हैं लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, उनका अपना अलग स्वतंत्र महत्व होता है। जैसे माँ खाना पका रही थी और हम सब गप्पे हाँक रहे थे। माँ खाना पका रही थी और हम सब गप्पे हाँक रहे थे। तो अगर ये यहाँ पे किस शब्द ने इसको जोड़ा है? और शब्द ने। तो माँ खाना बना रही थी एक स्वतंत्र वाक्य है, हम सब गप्पे हाँक रहे थे ये एक अलग वाक्य है, लेकिन यहाँ पे और शब्द के द्वारा हमने इनको जोड़ दिया। तो ये कैसे वाक्य कहलाएंगे? ये हमारे स्वतंत्र वाक्य कहलाएंगे। दूसरा आप उदाहरण देखिए, आपने ही तो कहा था कि मेरा काम कल तक हो जाएगा। आपने ही कहा था, इसमें आपने ही कहा था ये कैसा वाक्य है? ये प्रधान वाक्य है। आपने ही कहा था, उस पर आधारित दूसरा वाक्य है कि मेरा काम कल तक हो जाएगा, ये उस पर आधारित वाक्य है। तो यहाँ पे प्रधान वाक्य हमारा कौन सा हुआ? आपने ही कहा था। तीसरा जो आश्रित उपवाक्य होता है उसमें पहले वाले वाक्य पर आधारित वाक्य दूसरे वाक्य होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा पर आधारित जो हमारे आश्रित वाक्य होते हैं उन्हें हम संज्ञा उपवाक्य, और फिर उसके बाद विशेषण उपवाक्य, और तीसरे हमारे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण वाक्य, और तीसरे हमारे होते हैं क्रिया विशेषण वाक्य। क्रिया विशेषण वाक्य। तो सबसे पहले आपके
संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं? जब प्रधान उपवाक्य की संज्ञा जिस उपवाक्य में हो, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा जिस वाक्य में हो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब जैसे मेरी इच्छा है कि मैं एक कुशल अध्यापिका बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं कुशल अध्यापिका बनूं, तो यहाँ पे जो संज्ञा है वो किस में आई है? कुशल अध्यापिका, ये एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य कहलाएगा? ये संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। दूसरा उपवाक्य हमारा होता है विशेषण उपवाक्य, जिसमें कि किसी चीज की विशेषता बताई गई हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह उस कुर्सी पर बैठ गया जो टूटी हुई थी। अब यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है? जो टूटी हुई थी। तो यहाँ पे टूटी हुई थी विशेषता बताने वाला उपवाक्य है, इसलिए इसको हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। तीसरे तरह के वाक्य होते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन उपवाक्यों में प्रधान उपवाक्य की क्रिया का समय, स्थान, रीति या परिमाण बताया जाता है उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह तब आया जब रात हो चुकी थी, वह तब आया जब रात हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या विशेषता बताई? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जब रात हो चुकी थी, वह तब आया। आने की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि जब रात हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई। आप जानते हैं क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वाक्य विचार में हमने क्या क्या पढ़ा कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों के क्रमबद्ध, सार्थक व क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और वाक्य को सही पद क्रम में रखना ही वाक्य कहलाता है। उपवाक्य क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य आ रहे हों और तब उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य को हम तीन भागों में बांटते हैं, स्वतंत्र, प्रधान और आश्रित। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हों लेकिन एक दूसरे पर आश्रित ना हो, वो इंडिपेंडेंट वाक्य हों, तो उन्हें हम स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। दूसरे हमारे होते हैं प्रधान उपवाक्य, जिसमें एक वाक्य मुख्य होता है, बाकी उस पर आधारित वाक्य होते हैं, उन्हें हम प्रधान, उसमें जो मुख्य वाक्य होता है उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तीसरे हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिनमें कि जो उपवाक्य होते हैं वो किसी एक प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होते हैं, उन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनमें तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होते हैं हमारे संज्ञा उपवाक्य, दूसरे विशेषण उपवाक्य और तीसरे कौन से? क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के द्वारा देख लें ये तीनों तरह के वाक्य को, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। तो गांधी जी ने कहा, तो ये कौन सा वाक्य हमारा होगा? गांधी जी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य होगा। और इसके बाद में जो सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ये सब उपवाक्य कैसे वाक्य कहलाएंगे? ये आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। तो आश्रित उपवाक्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। जो जिस उपवाक्य में संज्ञा प्रधान होती है उसे संज्ञा उपवाक्य, जिसमें विशेषण प्रधान होता है यानी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेषण उपवाक्य, और तीसरे तरह के जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही होती है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।